जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग ये जो रेलवे का नया बुक आया है रामबन रेलवे, इसमें लगभग 17,000 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? 17,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, यानी कि इसमें 2015 से लेकर 2024 तक इस सीरीज़ को इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो यह जो है यह आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी सफिशिएंट है, एनटीपीसी के लिए भी काम आ जाएगा, आरआरबी जेई के लिए भी, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई और यहाँ पे यानी कि आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है उसके लिए यह एनफ है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है इसमें प्राचीन इतिहास, यानी कि पहला टॉपिक शुरू करेंगे लोग प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे लोग। इसमें पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, यानी कि आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे प्राचीन इतिहास का। अध्याय 1 का पाषाण युग। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? पाषाण युग। भीमबेटका के शैलश्रय प्रसिद्ध है, यानी कि शैलश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यह प्रसिद्ध है। उसके बाद है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में। कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव गतिविधियों सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि क्रम अनुसार सजाना है तो सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 और 58 के बीच में। सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। तो जो रोपण है सिंधु घाटी का स्थल रोपण, यह कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वह किससे बना था? तो एस्टेटाइट का बना होता था। किससे बना होता था? एस्टेटाइट का बना होता था। धौलावीरा डैश से राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? यानी कि जो धौलावीरा है यह किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। तो यह जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था यह क्या था? तो यह एक आयताकार टैंक था। क्या था? आयताकार टैंक। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे मिला था। मोहनजोदड़ो स्थित है तो सिंधु नदी सिंधु में है। मोहनजोदड़ो सिंधु स्थान है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो यह जो कथन दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है कि यह कथन किसके लिए था? तो चनहुदड़ो में किया जाता था। मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना, ये सब कहाँ होते थे? तो चनहुदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी। कहाँ पुरुष की मूर्ति कहाँ पाई गई थी? यानी कि नटराज तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा, यानी कि कौन सा स्थल है जो गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा। सिंधु सभ्यता डैश स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो सर मोर्टिन व्हीलर ने यह पदभार संभाला था। सर मोर्टिन व्हीलर।
प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी। तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। सिंधु सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो यह 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व। डैश का विकास से 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है यह इसका विकास। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईसा पूर्व पहले अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो कांस्य बनाने के लिए लोग तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला होता है। यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है तो सिंधी भाषा में क्या होता है? मुर्दों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी की पूजा करते थे? तो पशुपति की। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो 1980 में शुरू किया था। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। कहाँ से? नागेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा नागेश्वर। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है? तो रोपण जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो ताम्र पाषाण है यह स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। ये पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग ये सब तीनों स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसमें सही कालानुक्रम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया था, उसके बाद मध्य पाषाण काल था, उसके बाद नवपाषाण काल। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो यह 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। कितने हजार? 3000। डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे, कबूतर और स्वास्तिक की पूजा भी करते थे। सॉरी, हमें 6 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर चले गए थे। तो 7 नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, आज उन्हें वर्तमान में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो जो आजमगढ़ है यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा यानी कि किस भाषा में मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है। तो सिंधी भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो वे विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की पूजा करते थे, कबूतर की भी पूजा करते थे और स्वास्तिक के चिन्ह का भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। किस सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। अब पाषाण युग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक देख लेते हैं ऑनलाइनर। पाषाण युग जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण युग को क्या कहा जाता है। स्टोन एज कहा जाता है। मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। यानी कि इसे इंग्लिश में भी देखेंगे लोग नियोलिथिक, मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है मध्य पाषाण को मेसोलिथिक दे देगा। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो मध्य पाषाण काल से। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है। नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो जौ था। भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद अगला टॉपिक है पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरा करते थे। आग को जलाने की जानकारी इस युग में मिली थी। लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। यह युग लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। यानी कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा। उसके बाद है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग 12,000 ईसा पूर्व साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। उसके बाद है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस युग में लोग खेती करने लगे और धान, गेहूं और अन्य फसलें उगाने लगे थे। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से लेकर 2500 साल पहले तक था। यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इस युग का कालखंड रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता, पृष्ठभूमि और खोज। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी उसको देखते हैं लोग। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। कहाँ पे है। सिंधु नदी के पास। इन खंडहरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं लोग। अब सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिम में सूतका गेंडोर, ये यहाँ से विस्तार पूछता है कि पश्चिम में कौन सा स्थल मिला था। तो सूतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला।
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं लोग। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और टीन का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। नगर योजना और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी और वास्तुकला। शहरों में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानघर जैसे मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार की प्राप्ति हुई और सुव्यवस्थित सड़कें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझे यानी कि उस लिपि को नहीं पढ़ा गया है, जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। गिरावट और विरासत। अगला टॉपिक का नाम है गिरावट और विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। अब इसमें सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में स्थित यह खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक था। यहाँ से क्या क्या मिला है तो अन्न भंडार, अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती है। उसके बाद है सील छापे, शिलालेखों वाली हजारों मोहरें मिली जो लेखन के एक रूप या प्रतीकों की प्रणाली का सुझाव देती है। शहरी नियोजन, सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणालियाँ और मानकीकृत ईंट के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देते हैं। दूसरा स्थल है मोहनजोदाड़ो। दूसरा स्थल का नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो। पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानघर और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। यह किस लिए जाना जाता है तो महान स्नानघर के लिए और उन्नत शहरी नियोजन के लिए। यहाँ से क्या मिला है तो महान स्नानघर उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। महान अन्न भंडार, माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। कांस्य की मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कलात्मक और धातु क्रम कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियों और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियां की भी प्राप्ति हुई है। अगला स्थल का नाम है धौलावीरा। अगला स्थल का नाम क्या है? धौलावीरा। भारत के गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। अब लिपि, प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि है जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला स्थल का नाम है राखीगढ़ी। भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में एक है, जो यानी कि भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी है। लोथल, पांचवा स्थल का नाम है लोथल। भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। गोदीघर, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो गोदीघर नौका में चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदी यार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। यहाँ से लोथल से गोदी यार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनका फैक्ट्री, मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देते हैं। चावल की भूसी की छाप, चावल की खेत के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कालीबंगन, अगला स्थान का नाम है कालीबंगन। भारत के राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है तो भारत के राजस्थान में स्थित है। अग्निवेदियों और बुशट्रोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है।
अग्निवेदी, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो अग्निवेदी औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोह का सुझाव देती है। ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेआउट, ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती है। और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जुताई वाली कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीकों की समझ के संकेत देते हैं। बनावली, अगला स्थल का नाम है बनावली, भारत के हरियाणा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो भारत के हरियाणा में स्थित है। अपनी रेडियल सड़कों और खिलौनों हलों के लिए जाना जाता है। रेडियल सड़कों के लिए और खिलौना हलों के लिए जाना जाता है। कौन? बनावली। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में, यानी कि एक दृष्टि में अब देखते हैं लोग उसका स्थल। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोंटगोमरी जिला पंजाब यानी कि पाकिस्तान में यह स्थित है। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। किसने इसकी खोज किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लरकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सूत का गेंदोड़, आर एल स्टाइन, इसकी खोज किसने किया था? तो आर एल स्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में। दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद है चनहुदड़ो, गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज किया था 1931 ईस्वी में। चनहुदड़ो की खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? चनहुदड़ो तो सिंध पाकिस्तान में। कालीबंगा, बीके थापड़ व अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कोटदीजी, फजल अहमद, इसकी खोज किसने किया था? तो फजल अहमद ने किया था 1955 में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। यह वर्तमान में कोटदीजी कहाँ है? तो खैरपुर पाकिस्तान में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था 1953 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ है? तो काठियावाड़ गुजरात में। रोपड़ की खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया था। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़ पंजाब में है। लोथल, एस.आर. राव ने इसकी खोज किसने किया था? लोथल की, तो एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में। वर्तमान में यह कहाँ है? लोथल, तो अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था 1958 ईस्वी में। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनवाली, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया था 1973 ईस्वी में। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हिसार हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में बनवाली कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में। धौलावीरा, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया था 1990 में। मानसार किस नदी के किनारे स्थित है? तो मानसार नदी और कच्छ गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है वर्तमान में? तो कच्छ गुजरात में। अब दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता और महाजनपद। वैदिक सभ्यता और महाजनपद। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल खिल्य भजन शामिल है। तो कितने भजन शामिल है? तो 228। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 228 से डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान सहित है। तो सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान सन्निहित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद चार वेदों में से पवित्रतम वेद है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। यानी कि 1028 सूक्त इसमें शामिल है और 10 अध्याय ऋग्वेद के हैं। और इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,600। डैश में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं। तो 4 दर्शन में जीवन के चरण कितने निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं।
चारों वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। उपनिषद, उपनिषद शब्द में उप शब्द किसको दर्शाता है? तो निकटता को दर्शाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो सूक्त के रूप में जाना जाता है। डैश वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का वेद भी कहा जाता है। किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का वेद कहा जाता है? तो सामवेद को। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। बंदी का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो निरुक्ते। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध डैश से है? युद्ध कौशल से। यानी कि धनुर्वेद यजुर्वेद ये दोनों उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्व प्रत्येक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं, तो अथर्ववेद। बिंबिसार शासक था मगध का। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो मगध का। मगध की राजधानी थी राजगीर। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे, तो 16। कितने संख्या में महाजनपद बने थे? तो 16। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल। प्राचीन काल में अवध को नाम से जाना जाता था, तो कौशल नाम से। पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक के ग्रंथों के उदाहरण है? तो उपनिषद। किससे ग्रंथ के उदाहरण है? तो उपनिषद के। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो सोम देवता को। किन्हें माना जाता है? सोम देवता को। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वैशेषिक है जो दार्शनिक विचारधारा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाएं हैं। वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित्री। वैदिक के अंगों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो कोषाध्यक्ष या खजांची। इसका कार्य क्या था? तो कोषाध्यक्ष या खजांची का कार्य था। हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ब्रह्म देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ऐत्रेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऋग्वेद। यह किसके बारे में पूछ रहा है? तो ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यानी कि डी नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक के वलखिल्य भजन शामिल हैं? वलखिल्य भजन शामिल हैं, तो 1028 से अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अथर्ववेद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन दिया गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान होता है। इसका अर्थ बलिदान होता है। अब अगला टॉपिक है वैदिक काल। अगला टॉपिक का नाम है वैदिक काल। कालानुक्रम। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भूगोल यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय महाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्यिक स्रोत वैदिक ज्ञान और ये परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई। समाज। इस काल में जनजातीय से कृषि समुदाय में अस्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ।
राजनीतिक संगठन वैदिक के सभ्यता का राजनीतिक संगठन देखते हैं लोग कि प्रारंभिक वैदिक समाज अर्ध खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद में वैदिक काल में अधिक अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। धर्म प्रारंभिक वैदिक धर्म प्राकृतिक पूजा था। प्रारंभिक वैदिक धर्म क्या था? प्राकृतिक पूजा था, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्राह्मणवाद में विकसित हुआ। अब वहाँ की अर्थव्यवस्था देखते हैं लोग। अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल के मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन की अर्थव्यवस्था क्या थी? पशुपालन थी, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ी। वहाँ की भाषा, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में। अब वेद चार प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जिसमें 228 सूक्त और 10 मंडल है। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। अगला है सामवेद। यह गीतों और छंदों का वेद है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्सेज ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी कि इसमें अधिकांश ऋचाएँ जो हैं, मंत्र हैं, वह किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और यजुर्वेद को किस रूप में जाना जाता है? तो अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र और वर्सेज शामिल है, यानी कि वर्सेज का मतलब होता है मंत्र शामिल हैं। अथर्ववेद, इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल है, जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर हैं, और इसमें अधिक के विविध विषय जैसे चिकित्सा और जादू शामिल है। भाषा, सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। सभी वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। कालानुक्रम वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच की गई, जो वैदिक काल के दौरान हुई। वेदों की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। वेदों की विभाजन। प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संहिताएं, मंत्र और आशीर्वाद, ब्राह्मण अनुष्ठानों पर टिप्पणियाँ, आरण्यक अनुष्ठानों और यज्ञों पर पाठ, और उपनिषद ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। वेदों का महत्व। वे शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला हैं और वैदिक धर्म की विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। अब है अगला टॉपिक, महाजनपदों का इतिहास और महत्व। परिचय। महाजनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग बसे हों। ये बड़ी राजनीति भौगोलिक के इकाइयाँ थी, जो वैदिक युग के बाद में वैदिक युग के बाद के समय में उभरी। शहरीकरण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इस समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 16 महाजनपद। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज थे। महाजनपदों की राजधानियाँ और भौगोलिक स्थितियाँ। अंग की राजधानी चंपा थी, वर्तमान भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि अभी जो अंग है उसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी, और ये वर्तमान में पूर्वी बिहार के क्षेत्र में शामिल है। मगध की राजधानी राजगिरी यानी कि वैशाली थी। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना या गया। मगध के आसपास का क्षेत्र मध्य दक्षिणी बिहार में वर्तमान में इसकी स्थिति है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र यानी कि ये बिहार में। वज्जी कहाँ थी? बिहार में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। महाजनपदों के बारे में और उसके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। 16 महाजनपद भारत के 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी।
इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता है। शासकों की जानकारी। मगध महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ हैं, जैसे बिंबिसार मगध के प्रमुख शासकों में से एक हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और मगध का शासक। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र। अवंती महत्वपूर्ण शासक। प्रदोत अवंती के शासक थे। कौशल के महत्वपूर्ण शासक। प्रसेनजीत कौशल के शासक। वत्स महत्वपूर्ण शासक। उदयन वत्स के शासक। बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए या मगध के हिस्से में शामिल हो गए। वैदिक सभ्यता अगला टॉपिक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी गेरुवर्णीय। मृदभांड के बारे में देखते हैं लोग। OCP यानी कि मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड। इसे PWG यानी कि कहा जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब थी। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? तो भगवानपुर। कहाँ हो जाएगा? भगवानपुर। इस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इंद्र देवता। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। पूर्व ऋग्वैदिक के आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? तो तिलक ने लिया था। किसने लिया था? तिलक ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु भगवान को। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। यौ किसे कहा जाता था? तो जौ को। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी से शादी करे तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये किसका मानना है? तो मैक्स मुलर साहब का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। जल या समुद्र का देवता कौन थे? वरुण थे। जल या समुद्र के देवता कौन थे? वरुण थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है?
तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वादरायण है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद हैं। उलूक कनाद। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद है। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। किसमें प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी थी। कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित है? तो सिंधु नदी। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक का काल 1500 से 1000 तक और उत्तर वैदिक का काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतिरंजी खेड़ा से। वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विद्वत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अब